अब बात कर रहे हैं नेपाल की, जहां पर लगातार देख रहे हैं कि अब कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसको लेकर सवाल चल रहा है। इस बीच जो बड़ी जानकारी नेपाल से मिल रही है आपको देते हैं। नेपाल में राष्ट्रपति भवन की बैठक फिलहाल के लिए स्थगित की गई है। बैठक बुलाई गई थी और अब दोपहर 2 बजे तक इसे टाल दिया गया है। बैठक स्थगित होने के पीछे की वजहों पर अटकलें तेज है, लेकिन देखिए अभी जो स्थिति बनी हुई है नेपाल में, उसमें जेन ज़ी एक नाम पर टिक नहीं पा रहा है। अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं, अलग अलग धड़ों में ये बटे हुए हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनका नेता कौन होगा। और ऐसे में एक जो बैठक का समय पहले 9 बजे के लिए तय किया गया था, राष्ट्रपति भवन में ये बैठक होने वाली थी, सुबह 9 बजे बुलाई गई थी, जिससे स्थिति एक तरह से तय हो जाती कि सुशीला किर्की बनेंगी या कोई और बनेगा। कौन बनेगा? सुशीला कार्की का नाम चल रहा है, 1-2 और चेहरे हैं उनका नाम चल रहा है, तो उसको लेकर क्लैरिटी होनी थी। लेकिन अब समय आगे बढ़ा दिया गया है, 2 बजे दोपहर के लिए समय तय किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नेपाल में सत्ता की कुर्सी कौन संभालेगा, कौन कार्यकारी प्रधानमंत्री बनेगा, इस तरह के हालातों में इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। अब तक का जो पूरा अपडेट है आपको दे देते हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार को लेकर बैठक होने की बात थी, 9 बजे होनी थी, अब 2 बजे होगी। राष्ट्रपति भवन में ही ये मीटिंग होगी, लेकिन समय अब बदल दिया गया। अब 2 बजे से आगे बढ़ाते हैं या नहीं, उस पर देखेंगे। सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी ये फाइनल नाम नहीं है, ये आप समझ लीजिए, अभी फाइनल नाम नहीं है। संसद भंग के विरोध में सियासी पार्टियां यहां दिखाई दे रही हैं, तो नाम अलग अलग चल रहे हैं। सेना ने अल्टीमेटम दिया है कि अब नाम तय होना चाहिए। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी हाई अलर्ट पर है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कैदी छोड़ा दिए गए हैं। 63 कैदियों को बॉर्डर से अब तक पकड़ा जा चुका है। तो ऐसे में क्लाइमैक्स क्या होगा इस क्रांति का, कौन वो चेहरा बनेगा जो बैठेगा कुर्सी पर, इस पर सबकी निगाहें हैं। तो कुल मिलाकर नेपाल में प्रदर्शन के बीच अब प्रदर्शनकारियों में भी झड़प होने लगी है। 2 धड़ों में, बल्कि कई धड़ों में ये कहा जाए कि प्रदर्शनकारी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और कौन प्रधानमंत्री चेहरा होगा, कौन कुर्सी पर बैठेगा, इसको लेकर लिस्ट जो है दिन पर दिन नए नए नाम सामने आते जा रहे हैं और लिस्ट लंबी होती जा रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नेपाल में अंतरिम सरकार के पीएम के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। गुरुवार को इसे लेकर जेन ज़ी 2 ग्रुपों में बंट गया। इसके बाद सेना मुख्यालय के बाहर दोनों गुटों में हाथापाई हुई। इसमें कई युवक घायल भी हुए। प्रदर्शनकारियों के एक गुट ने अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की के नाम को खारिज कर दिया। गुट का आरोप है कि सुशीला भारत समर्थक है और उन्हें यह स्वीकार नहीं। ये गुट मांग कर रहा है कि काठमांडू मेयर बालेन शाह पीएम बने। अगर बालेन नहीं बनते हैं तो धरान मेयर हरका सम्पांग उनके पीएम उम्मीदवार होंगे। पीएम के नाम को लेकर सेना मुख्यालय में 2 दिन से प्रदर्शनकारी गुटों के साथ बातचीत चल रही है। एक गुट बातचीत को सेना मुख्यालय की जगह राष्ट्रपति भवन में करने की मांग कर रहा है। नेपाल के काठमांडू में तख्ता पलट के 2 दिन बाद गुरुवार को जेन ज़ी नेता भी कैमरे के सामने आए। अनिल बनिया और दिवाकर दंगल ने कहा कि युवाओं ने यह विरोध प्रदर्शन बुजुर्ग नेताओं से तंग आकर किया। हमारा मकसद संविधान नहीं, संसद भंग करना है। यानी नेपाल की अंतरिम सरकार की कमान किसके हाथ में होगी, इसे लेकर अभी भी रस्साकशी है। सुशीला के नाम के बाद बीते बुधवार और गुरुवार के दिन की हलचल ने अब सस्पेंस और बढ़ा दिया। इस हलचल के बीच अब नेपाल की सियासत में फिलहाल शीर्ष पर सवार होने के लिए 4 नाम इस रेस में सबसे आगे हैं। पहला नाम है सुशीला कार्की, दूसरा नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान घिसिंग, तीसरा काठमांडू के मेयर बालेन शाह और चौथा नाम है धरान के मेयर हरक साम्पांग। इन नामों के अगर संक्षिप्त विस्तार पर जाएं तो सुशीला कार्की, जो नेपाल की पहली मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं और इनकी सबसे बड़ी ताकत ये कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर खड़ी रहती है, जबकि इनकी कमजोर कड़ी ये है कि शायद ये भविष्य में
देश के बाहरी मामलों को हैंडल करने में कमजोर साबित रहे। दूसरा नाम जो इस हिंसा के बीच पहले दिन से चल रहा है वो है काठमांडू के मेयर बालेन शाह का, जिनकी सबसे बड़ी ताकत युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और सबसे बड़ी कमजोरी राजनीतिक अनुभव की कमी है। नेपाल के आंतरिक पीएम की रेस में तीसरा नाम जो अभी सुर्खियों में आया ही था कि नेपाल की राजनीतिक फिजाओं में छा गया, वो नाम है धरान के मेयर हरक साम्पांग का, जिनकी सबसे बड़ी ताकत काम करने वाले मेयर के रूप में इनकी पहचान है, जबकि हरक की कमजोर कड़ी इनका कम राजनीतिक अनुभव ही है। इस रेस में चौथा नाम जो नेपाल के लाइटमैन कहे जाने वाले कुलमान खिसिंग हैं, जिनकी सबसे बड़ी ताकत है कि इन्होंने घाटे में डूब रहे एनईए को मुनाफे की शक्ल दी, जबकि इनकी कमजोर कड़ी है इनका व्यक्तिगत जनाधार का कमजोर होना। नेपाल की सियासी फिजाओं में ये चार नाम चर्चा में है, लेकिन मौजूदा हालातों के बीच कुछ भी साफ कह पाना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन जनजी समर्थकों की पीएम के नाम पर रजामंदी को लेकर डेडलाइन का जारी किया जाना और राजा ज्ञानेंद्र की जनजी समर्थकों से बीती रात हुई मुलाकात इस कहानी में अब नया ट्विस्ट ला सकती है। तो देखिए, आप पहले 9 बजे मुलाकात होनी थी, 2 बजे मुलाकात होनी, उसके बाद सत्ता को कौन संभालेगा, इस सवाल का जवाब शायद मिल पाए। लेकिन अभी जो हालात है नेपाल के, कर्फ्यू लागू है, नेपाल में जिस तरह से आगजनी हुई है, हिंसा हुई है, पथराव हुआ, उपद्रव हुआ है, उससे नेपाल कई दशकों पीछे चला गया है, विकास की डोर छूट गई है। और अब जब युवाओं को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपने ही देश को पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया है, तो वो भी सोच में पड़ गए। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नेपाल जहां स्थिरता की खातिर अब पुरजोर कोशिशें जारी हैं। नेपाल जहां जली हुई इमारतों से अब स्याह कालिक साफ करने की कवायद जोर पकड़ रही है। लेकिन नेपाल ने जो खोया है, इन 5 दिनों में नेपाल ने जो सहा है, नेपाल जितना जला है, उस आग की तासीर को ठंडा होने में वक्त लगेगा और शायद बहुत वक्त। स्थिर हालातों की कवायदों के संघर्ष के बीच नेपाल का सुप्रीम कोर्ट रविवार को फिर से काम शुरू करने जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह ने गुरुवार को बताया कि अदालत रविवार से नियमित सुनवाई शुरू करेगी। साथ ही राउत ने उन न्यायाधीशों, कर्मचारियों, वकीलों, छात्रों, सुरक्षा कर्मियों और आम नागरिकों का आभार जताया, जिन्होंने हाल ही की हिंसा के दौरान अदालत की फाइलों और संसाधनों को आगजनी और तोड़फोड़ से बचाने में मदद की है। नेपाल पुलिस ने उन कैदियों से अपील की है जो हाल ही में जेलों और सुधार गृहों से भाग गए या बाहर निकल आए। गुरुवार जारी बयान में पुलिस ने कहा कि ऐसे कैदी जल्द से जल्द पुलिस या प्रशासन से संपर्क करें और वापस लौट आए। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरे ने बताया, अब तक 1455 कैदियों को सेना, पुलिस और सशस्त्र पुलिस ने देश के अलग अलग हिस्सों से पकड़ लिया है। इनमें से कुछ कैदी खुद पुलिस से संपर्क करके आए, जबकि ज्यादातर को गिरफ्तार किया गया। नेपाल में चल रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच 1500 से ज्यादा कैदी देश की 24 से ज्यादा जेलों से भाग गए। वहीं देश में फैली अशांति के कारण देश में फंसे विदेशी पर्यटकों को राहत देने के लिए नेपाल के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा फैसला लिया।
डिपार्टमेंट ने घोषणा की है कि 8 सितंबर के बाद जिन विदेशी पर्यटकों के वीजा की मियाद खत्म हो गई है, उनके वीजा को मुफ्त में रिन्यू किया जाएगा। तो वहीं नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने गुरुवार को अपने बयान में कहा कि नई सरकार जल्द से जल्द संविधान के नियमों के तहत बननी चाहिए। यानी नेपाल का हर जिम्मेदार नागरिक नेपाल में फैली अस्थिरता के बीच स्थिरता की कोशिशें कर रहा है, लेकिन नेपाल की सियासत और नेपाल में शांत हो चुका प्रदर्शन क्या आगे भी शांत ही रहेगा, इसकी गारंटी लेने वाला फिलहाल अभी तक कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो काठमांडू की कुर्सी पर कलह बरकरार है। इस बीच आपको बताएं कि अभी नेपाल में कर्फ्यू लगाया गया है और 13 तारीख की सुबह 6 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। इस बीच कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कौन बैठेगा उस कुर्सी पर। उसको लेकर 9 बजे बैठक थी, बैठक का टाइम भी आगे बढ़ा दिया गया, 2 बजे का समय अब तय किया गया है। क्योंकि नेपाल में क्या हो रहा है, जो युवा हैं, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो भी अब कई गुटों में बट गए हैं और उनके अपने अपने प्रतिनिधि हैं, वो अपना अपना चेहरा आगे कर रहे हैं और उनमें एक मत नहीं है। तो ऐसे में एक फाइनल नाम लाने पर भी समय लग रहा है और ऐसे में सेना के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा देश अभी तितर बितर स्थिति में है। तो कब तक ये नाम फाइनल होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। शाम 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ही कर्फ्यू से राहत की बात कही जा रही है और हमारे साथ हमारे सहयोगी काठमांडू से राघवेंद्र सीधे जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, अभी क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? कर्फ्यू लागू है, सहमति बन नहीं रही, जो युवा एक मत होकर सड़कों पे उतरे थे वो एक मत होकर एक नाम क्यों नहीं तय कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कई गुट बने हैं जिसके कारण एक राय नहीं हो पा रही है। जो अंतरिम सरकार का जो गठन का जो मसौदा है वह अभी पेंडिंग है। कल जिस तरह से आर्मी हेडक्वार्टर में एक मुलाकात की जा रही थी, ये कोशिश हो रही थी कि एक अंतरिम सरकार बनाई जाए, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से आपस में विवाद हो गया, जिस तरह से आपस में मारपीट की स्थिति आई, वहाँ पर आर्मी फिर इकट्ठा हुई, वहाँ पर पुलिस आई, उसके बाद वो मीटिंग का कुछ नतीजा नहीं निकला है। और आज की अगर स्थिति की मैं बात करूँ तो नेपाल में कर्फ्यू है, बहुत ही कम आवागमन है, जिसको ज़रूरत है वही निकल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जिस सर्कल पर हूँ, सामने आप देख सकते हैं कि एक सरकारी फ्यूल का डिपो है जिसमें सिर्फ जहाज़ों के लिए तेल भरा जाता है, वह सर्कल है। और इसके आसपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से एक खालीपन महसूस किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत कम गाड़ियाँ, यानी गाड़ियाँ तो आ रही हैं, टैक्सी चल रही हैं, सिंगल लोग बाइक से आए, उनका आना जाना है, लेकिन जिस तरह का चहल पहल पहले था उस तरह से नहीं है। आर्मी देखिए यहाँ पर लगी हुई है। मैं फोकस करके एक जगह आपको दिखाना चाहता हूँ। आर्मी देखिए किस तरह से है। विजय से कहूँगा कि थोड़ा सा इधर आए और वहाँ पर दिखाएं कि देखिए आर्मी बैठी है। तो अलग अलग जगहों पर आर्मी सड़कों पर उतरी हुई है। पूरे नेपाल में सिचुएशंस को आर्मी ने 2-3 दिन में हैंडल किया है। स्थिति 3 दिन पहले जैसी थी अब वैसी नहीं है।